कल 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में इंतखाबी नतीजे आने वाले। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सीसीटीवी के जरिए स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम की सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ, पीएसी और पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। सिक्योरिटी के मद्देनजर यूपी में जीतने वाले उम्मीदवारों के जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 5 रियासतों में बीजेपी की साख दांव पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की हुकूमत है। ऐसे में बीजेपी इन रियासतों में दोबारा जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस के लिए पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में इख्तियार में वापसी का चैलेंज है। अगर कांग्रेस यूपी समेत 5 रियासतों में अच्छा मुजाहरा करती है तो राहुल गांधी की क़यादत को तक़वियत मिलेगी और आगे की सियासी राह हमवार होगी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के नतीजे कल यानी 10 मार्च को आने वाले हैं। उधर रियासत में ईवीएम को लेकर फिर से सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सदस्य अखिलेश यादव और सुबह सपा के सरबराह ओम प्रकाश राजभर की वाराणसी में ईवीएम से भरी गाड़ी पकड़े जाने के दावे के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। वाराणसी के पहाड़िया मंडी इलाके में समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर धरना दिया। इसके साथ ही वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने इस मामले में वजाहत दी। जिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि वाराणसी की गिनती के अमले के लिए कॉलेज में ट्रेनिंग थी, इसलिए 20 ईवीएम मशीन ले जाई जा रही थी। इसे एक छोटी गाड़ी में कुछ लोगों ने रोक लिया। इससे कबल अखिलेश यादव ने कहा था कि एग्जिट पोल ये तासुर देना चाहते हैं कि बीजेपी जीत रही है। ये जमहूरियत का आखिरी इलेक्शन है। उम्मीदवारों को बताए बगैर ईवीएम ले जाए जा रहे हैं। हर जगह ईवीएम पकड़े जा रहे हैं। हमने वोट दिया, इसलिए अब हमें वोट बचाना है। ये जमहूरियत की आखिरी जंग है। अब तब्दीली ना आई तो आवाम को इनकलाब लाना होगा। केवल कुल संख्या में 20 थी। एक छोटी पिकअप गाड़ी पे वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कंफ्यूजन हुआ उन लोगों में कि ये पोल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रांग रूम है, इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रांग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ स्पष्ट की जा रही हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने सख्ती की, तो उसकी भी हम जांच करवा लेते हैं कि कोई सख्ती की बात हुई भी नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं और बातचीत है। अब सारे प्रत्याशियों को बुलाए गए हैं और सारी जो मशीनें इलेक्शन के दिन गई थी, जिनमें पोलिंग हुई है, उस सब की लिस्ट उनको जो मेल से भेजी गई आज दोबारा हार्ड कॉपी दी जा रही है। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पे। उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं, प्रशिक्षण के नंबर हैं जिनके प्रशिक्षण पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे, वही काउंटिंग के दौरान हो रहे हैं। जब कल चुनाव खत्म होता है, हम सभी साथियों को पता था कहीं न कहीं जिस प्रकार से बनारस की जनता, खास तौर से दक्षिण की जनता ने जो प्यार सम्मान मान दिया है, क्योंकि ये चुनाव में तो हार चुके हैं, लेकिन हराने के लिए जरूर ईवीएम का प्रयोग करेंगे। हम सभी साथी ईवीएम मशीन के साथ साथ पहाड़िया पे आते हैं। उसके बाद रात भर उस ईवीएम मशीन की हम लोग रखवाली करते हैं। लेकिन सब सुबह पुलिस अधिकारी आते हैं और हम सबको याद हटाने के लिए कहते हैं। न हटने पर हमसे बलपूर्वक कार्य भी किया जाता है, लेकिन तभी कुछ गाड़ियां सामने से निकलती है। पहले ये बतावे ये दक्षिणी का ईवीएम कहाँ ले जा रहे थे ये, और यहाँ से क्यों निकाल के ले जा रहे थे ये, तब इसके बाद वार्ता होगी। देखिए 3-3 गाड़ियां ईवीएम लेकर के वहां निकली हैं, जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि बगैर प्रत्याशी को सूचना दिए, बगैर जिलाध्यक्ष को सूचना दिए, कोई भी बगैर फोर्स के कोई भी ईवीएम कहीं भी मूवमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन उसको ढक करके बोरे से लेके भागना और बिना प्रशासन के साथ इस तरह की घटनाएं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हताशा और निराशा को लेकर के पूरे प्रदेश में इस तरह का जो है माहौल ये फर्जी तरीके से गड़बड़ी करने की नीयत से ये काम शुरू किया गया है, जिसकी जानकारी हम लोगों ने
आज राज्य निर्वाचन आयोग को आकर के दिया है और ये मांग किया कि वहाँ के डीएम और कमिश्नर जब तक दोनों को हटाएंगे नहीं तब तक हम लोग काउंटिंग होने नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए हैं। उनके आरोप जो भी हैं वह तथ्यहीन हैं, निराधार हैं और अफवाह फैलाने वाले हैं। निश्चित तौर से 7 चरण के चुनाव संपन्न हुए 7 तारीख को और उसके बाद 6 चरण के जो पीछे के चुनाव संपन्न हुए उस समय श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। 7 चरण के चुनाव के बाद जो अलग अलग चैनलों एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूँ हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं वो सब बौखलाए हुए और उनके आरोप निश्चित तौर से माहौल को खराब करने की कोशिश है। श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ धैर्य रखो। 10 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना के बाद जो भी ईवीएम मशीन के अंदर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भेजा होगा वो सामने। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे वाराणसी का, जहां समानुमानदीय रवि पांडे इस वक्त जुड़ रहे। रवि, कल वोटों की गिनती है लेकिन उससे पहले ईवीएम को लेकर हंगामा बरपा हो गया है। बनारस में भी कुछ, वाराणसी में भी कुछ ईवीएम पकड़ी गई है। क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला काफी ज्यादा गर्म हो गया कि जिसके वजह से समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता बीती रात सड़कों पर थे। अच्छा खासा हंगामा उन्होंने काटा, लेकिन ये हंगामा उस वक्त शांत हुआ जब रात को स्ट्रांग रूम से सारे ईवीएम का मिलान करवाया गया और इस ईवीएम के मिलान में जितने भी ईवीएम रखे गए थे वो पूरे नंबर से मेल खाए जो प्रत्याशियों को एक दिन पहले दिखाया गया था। उसके बाद स्ट्रांग रूम में उसको सील किया गया था। इसके बाद ये हंगामा हुआ। उसके बावजूद ये हंगामा हुआ और प्रत्याशी जब इस बात को मान लिए कि हाँ सारे ईवीएम जो है वो सही सलामत है, तब जाके प्रदर्शन खत्म हुआ। हंगामा पूरा उस वक्त हुआ जब शाम को 5 बजे कुछ ईवीएम जो है वो ट्रेनिंग के लिए बगल के ही कॉलेज, यूपी कॉलेज में ले जाया जा रहा था। तो एक समर्थक ने ये हंगामा किया कि ईवीएम पकड़े गए। हालांकि वो जो ईवीएम थे वो प्रशिक्षण के लिए जा रहे थे। मतगणना में जितने लोगों की जो ड्यूटी लगने जा रही है उसके प्रशिक्षण के लिए जा रहे थे। लेकिन ये बातें सामने आई। उसके बाद सोशल मीडिया पे अफवाह उड़ाया गया और भीड़ ने जो है वो देर रात तक हंगामा किया। बिल्कुल रवि, एक चीज और जानना चाहेंगे। अभी हमने बीजेपी का भी रिएक्शन देखा। बीजेपी का ये कहना है कि 7 फेस हुए, अखिलेश ने कभी इस तरह का जिक्र नहीं किया, ईवीएम का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, लेकिन 7 फेस कंप्लीट होने के बाद अब हार का डर उनको सता रहा है और अब ईवीएम सामने आ गया है। ये बिल्कुल जो बयान था वो काफी आश्चर्यजनक था, क्योंकि जिस तरीके से इस स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखा गया था, प्रत्याशियों के सामने रखा गया था, इस बार ईवीएम में एक पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही जवानों के साथ ही ऑनलाइन सुरक्षा रखा गया और सीसीटीवी फुटेज लगाया गया। वो सीसीटीवी जो कैमरा है वो सारे के सारे प्रत्याशियों को उसका लिंक दिया गया है। साथ ही प्रत्याशियों के जितने भी एक प्रतिनिधि है वो 24 घंटा वहां पे निगरानी कर सकते हैं। तो ऐसे में स्ट्रांग रूम से ईवीएम निकलना एक बहुत बड़ी बात होती है। 3 चरण की सिक्योरिटी है। इसके बावजूद जिस तरीके से अफवाह उड़ाया गया तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं एक ये हताशा है कि अगर हार होता है तो क्या किया जाए, क्या चीज, क्योंकि अभी तक मतगणना हुआ नहीं और ईवीएम बाहर निकलने का कोई सवाल होता नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। उधर मंगल की शाम 5 बजे बेहड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कचरे के ट्रक से बैलेट पेपर से भरे 3 बक्से मिले जिन्हें सील नहीं किया गया था। गाड़ी को देखकर समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने हंगामा खड़ा कर दिया और मौके पर ही गाड़ी को रोक दिया। समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने काउंटिंग सेंटर के गेट पर हंगामा किया और नारेबाजी की। एसपी, कारकुनों और उम्मीदवारों ने काउंटिंग सेंटर को घेर लिया और कहा कि जब तक कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती हम अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। बरेली के डीएम ने इस पूरे मामले पर जांच की यकीन दहानी कराई है। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले की इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत की है। बरेली के सीबीगंज में काउंटिंग सेंटर पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है। पुलिस और कई थानों के आला अफसरान मौके पर मौजूद है। आरओ ने थोड़ी मिस्टेक कि भरमबस जो है वो कुछ इलेक्शन से संबंधित स्टेशनरी और खाली बाक्स ला रही थी। अब वो कूड़े की गाड़ी में थी, इसलिए लोगों ने आपत्ति की। आपने देखा है, लोग आए, सब संतुष्ट हो गए, देख लिए, सभी ने स्ट्रांग रूम देख लिया
किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और सारी ईवीएम हमारी सुरक्षित है। इस बात पर कन्विंस होकर के लोग गए हैं। कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि कार्रवाई हम होनी इसकी चाहिए, जांच लोगों की करेंगे, गलती। कोई जिम्मेदार होगा तो कार्रवाई जरूर होगी। कूड़े की गाड़ी में जो है वैलेट, सादे वैलेट पेपर जो है सब इसमें पाए गए और जबकि इसमें सील भी नहीं थी और इसको आने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि जब इलेक्शन हो गया है तो इनको जो डीएम का जो स्ट्रांग रूम है कलेक्ट्रेट में उसको वहाँ पर होना चाहिए था माल। लेकिन अब दोनों एसडीएम, दोनों आरओ जो हैं, चाहे वो एसडीएम बहेड़ी, एसडीएम आरओ और एसडीएम बहेड़ी और अवला, ये लोग ये कह रहे हैं गलती हो गई हमारी, अब हम पूरी ये गाड़ी यहाँ से ले जा रहे हैं और आपके सामने जितने भी बक्से हैं सब सील पैक करके वापस हम कलेक्ट्रेट में रखवा देते हैं। और तो मैंने कहा इसका फिर निचोड़ क्या कि आपने ही कहा, तो मैंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग से बात भी कर ली है, अब आपने हमसे बात करी, बहुत लेट हो गए, चुनाव आयोग को मैंने बात भी कर ली है, उस पर खिलाफ आपके खिलाफ जो एक्शन भी होगा। और मैं भी चाहता हूँ कि जो यहाँ पर इसमें संदिग्ध हैं, जिसकी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं है, पारदर्शिता कहीं नहीं है, तो मैंने भी चुनाव आयोग से ये कहा है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ जिले में असेंबली इंतखाबात के 7वें मरहले में पोलिंग बूथों पर वेब कैम लगाने वाले एक कंपनी की खातून एहलकार की पुरस्कार हालत में मौत का मामला सामने आया है। खातून एहलकार की लाश एक होटल के कमरे में मिली। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए इस पूरे मामले को बड़ी साजिश करार दिया। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले की जांच का मुतालबा किया। वहीं महलूक की बहन का कहना है कि जब उनकी मुलाकात आखिरी बार उनकी बहन से हुई थी तो वो काफी खुश थी। हुआ है सबके सामने, ठीक है, किसी को हमें नहीं पता क्या हुआ है। 12:30-1 बजे तक वो अपने रूम में मैंने छोड़ी है, अच्छे से थी, सब कुछ ठीक था। मेरे को लगा सुबह फील्ड में गई होगी, मैं लेट सो के उठी हूँ। मैंने फ़ोन किया तो उसने नहीं उठाया। फिर मेरे को लगा शायद रूम में आके सो गई होगी, बेल बजाई, नहीं खोला। मैंने बोला भैया एक बार देखो तो सही, शायद वो रूम में तो नहीं है। इन्होंने खोला तो सब इनके सामने था, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। अच्छा मैम, कोई विवाद हुआ किसी से नहीं था, वो डिप्रेशन में रहती है, दवाइयाँ खाती थी। क्या काम करते थे? क्या काम करते थे? हम लोग जो ये वेबकास्टिंग हो रहा है वो कर रहे हैं। क्या लगती थी आप? मेरी सिस्टर है वो। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने नुमाइंदे तारिक कमर के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। तारिक, कल काउंटिंग है और आज कई तरह की खबरें, कल से हम देख रहे हैं कहीं ईवीएम का प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं ईवीएम पकड़ी जा रही है, कहीं बैलेट पेपर पकड़े जा रहे हैं। आजमगढ़ से खबर एक आ रही है कि जो पोलिंग बूथों पर वेब कैम लगाने वाली एक खातून थी, उसकी लाश आजमगढ़ में मिली है। किस तरह से पूरे मामले को देखते हैं आप? देखिए आजम, एक तो ये कि पूरे उत्तर प्रदेश का सियासी मंजरनामा आपके सामने है, और जब उत्तर प्रदेश की बात करें और ख़ास तौर से आजमगढ़ के हसास इलाकों की बात करें तो ये मंजरनामा बहुत कुछ मनाजिर ऐसे लेके आता है जिन पर संजीदा गौर खौफ की ज़रूरत होती है। तो देखिए ये आजमगढ़ का मामला है और जाहिर है कि आजमगढ़ में जिस अंदाज से इस मरतबा सियासी सरगर्मियां देखी गई हैं, उसने ये इशारे दे दिए थे कि लोगों में मौजूदा इक़्तिदार के खिलाफ कहीं ना कहीं नाराजगी और बरहमी है और बड़ी तादाद में लोग चाहते हैं कि कुछ मंजरनामा सियासी एतबार से तब्दील हो। और ये मामला देखिए इसलिए भी हसास तस्वुर किया जा रहा है, अगर समाजवादी पार्टी के जरिए लगाए गए इल्जामात के आईने में इसको देखें तो ये साफ तौर पर ये मानते हैं वो लोग कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। और साजिश जाहिर है कि पोलिंग बूथ पर जो कैमरे नस्ब किए जाने हैं उनको, उनसे मुताल्लिक़ कोई खातून अगर जाहिर है कि कत्ल की जाती है, उसका कत्ल होता है, तो इसको निहायत संजीदगी से इस पर तहक़ीक़ करने की ज़रूरत भी है और इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और देखिए जैसा कि मकतूला की जो ललिता थी, जो उसका ताल्लुक हापुड़ से था, 35 साल की उसकी उम्र थी, डिप्रेशन का शिकार भी थी। यही भी कहा जाता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घरेलू मसाइल भी थे उसके साथ तलाकशुदा होने के बाद। तो देखिए ये तो एक अलग पहलू है कि डिप्रेशन में होना, लेकिन अपने मतलब जॉब को अंजाम देते हुए अपने काम के दौरान और ये कत्ल हो जाना ऐन मतलब उन तमाम हालात के पेश नज़र जहाँ पर कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं, तो संगीता के मुताबिक तो ये भी एक बड़ी साजिश है। बिल्कुल एक बड़ी साजिश हो सकती है, जांच इस पर जारी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तारिक इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। पुलवामा और पटन के मुख्तलिफ इलाकों में एनआईए के छापे। पुलवामा के पेंगलिना में अहमद भट्ट के घर पर छापेमारी।
बाबा टैंक पटन के आरा मोहल्ले में भी एनआईए का छापा। जमात इस्लामी के साबिक सदर के घर पर मारा गया छापा। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। एनआईए के यहाँ पर कई जगहों पर छापे। पुलवामा और पटन के मुख्तलिफ इलाकों में एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की है। पुलवामा के पेंगलिना में अहमद भट्ट के घर पर छापेमारी। बाबा टैंक पटन के आरम मोहल्ले में भी एनआईए का छापा। जमात इस्लामी के साबिक सदर के घर पर छापा मारा गया। महाराष्ट्र के काबीना वजीर नवाब मलिक की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज दोबारा समाअत है। नवाब मलिक के वकील देसाई दलील पेश करेंगे। अर्जी में नवाब मलिक की गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम के साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुलविस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई के, जहां हमारे माध्यम प्रशांत पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रशांत, नवाब मलिक के लिए आज बड़ा दिन है, क्या कुछ राहत मिलती नजर आएगी उनको? जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी अहम दिन माना जा रहा है क्योंकि आज के दिन जो है अमित देसाई जो नवाब मलिक के वकील है वो अपना पक्ष जो है अदालत में रखेंगे। हालांकि कल भी अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने 3 अहम मुद्दे सामने रखे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि पीएमएलए एक्ट यानी ये जो कानून है वो 2005 में बनाया गया था और जिस लेन देन की प्रक्रिया यानी जिस केस को बना करके ईडी ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी दिखाई है वो 20 साल पहले की लेन देन है हसीना पार्कर के ड्राइवर सरदार खान के साथ की। तो ऐसे में पीएमएलए एक्ट इन पर लागू ही नहीं होता है। ये सबसे बड़ी दलीलें उन्होंने अदालत में दी थी। कहा कि जब वो कानून ही नहीं बनाता लेन देन की अगर 20 साल पहले की है तो 2005 में बने कानून के तहत कैसे कार्रवाई हो सकती है। ये सबसे बड़ा सवाल उन्होंने अदालत में खड़े किए थे। साथ ही उनका ये कहना था कि सरदार खान जो है वो हसीना पार्कर का ड्राइवर था, लेकिन जो हमने ज़मीन खरीदी है वो मुनैरा के नाम पे था और लीगल पेपर हमारे पास है, यानी हमने जो लेन देन की प्रक्रिया को अंजाम दिया है वो पूरी लीगली तरीके से किया। वो सारे पेपर भी अदालत में उन्होंने रखे, लेकिन उस वक्त सरकारी वकील अनिल सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए साफ तौर पर कहा था कि इस अदालत में नवाब मलिक की याचिका ही मेंटेनेबल नहीं है। तो क्या ये याचिका इस अदालत में सुनी जा सकती है? ये सवाल जो है सरकारी वकील की तरफ से खड़ा किया गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के दौरान यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा को हिंदुस्तान ने रेस्क्यू किया है। पाकिस्तान की अस्मा शफीक ने एक वीडियो पैगाम में हिंदुस्तान और वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया और मजीद तलबा को निकालने की उम्मीद भी जाहिर की। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान ने यूक्रेन से अपने तलबा को निकालने की मुहिम को ऑपरेशन गंगा का नाम दिया। इसके तहत गुज़िश्ता एक हफ्ते से दर्जनों परवाज़ों से यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों समेत पड़ोसी ममालिक के लोगों को लाया जा रहा है। I'm really thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. Hello, my name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan. मध्य प्रदेश असेंबली के बजट सेशन के तीसरे दिन आज शिवराज सिंह हुकूमत अपना सालाना बजट पेश करेगी। वज़ीर ख़जाना जगदीश देवड़ा असेंबली में आज बजट पेश करेंगे। 11 बजे पेश होने वाले सरकारी बजट में किसान, ज़राअत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, तिफ़ल व ख़वातीन पर जहां खुसूसी तौर पर फोकस होगा, वहीं मजहबी उमूर, SC, ST और OBC स्कॉलरशिप के लिए भी बजट पर खुसूसी तौर पर फोकस होगा। हुकूमत के बजट में आइंदा साल आने वाले असेंबली इंतखाबात की झलक भी देखने को मिलेगी। हुकूमत 2.5 लाख करोड़ का सालाना बजट पेश कर सकती है। बजट को लेकर मुस्लिम तंजीमों ने हुकूमत से अक़लियती इदारों के बजट में खुसूसी इजाफे का मुतालबा किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।